हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड के आपका एक चैप्टर है छात्र आंदोलन। ठीक है, पेरिस छात्र आंदोलन 1968 में हुए थे। तो उसी को आज की इस वीडियो में पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, यकीन मानिए। बस आप वीडियो को पूरा देखना हो सकता है आपको वॉइस वगैरह थोड़ी ख़राब लगे, लेकिन फिर भी यकीन मानिए वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए यूज़फुल है, आपको पूरा कंटेंट इसमें मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी, आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री द वर्ल्ड आफ्टर 1945 का चैप्टर 6 छात्र आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेरिस में हुए 1968 के छात्र आंदोलन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, छात्र आंदोलन का किसी भी देश की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम भारत की ही बात करें तो एक एग्जाम्पल से छात्र आंदोलन के महत्व को समझा जा सकता है। अगर हम भारत में 1975 के आपातकाल की घोषणा को देखें कि किस प्रकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 1975 में आपातकाल की घोषणा यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की थी। उस इमरजेंसी की घोषणा करने का एक कारण ये भी था, वो था छात्र आंदोलन, क्योंकि गुजरात और बिहार में बहुत ही ज़्यादा छात्र आंदोलन बड़े लेवल पर हो रहे थे, जिसके कारण कई कार्यकर्ता भी उनके साथ मिल गए थे और वो आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और सरकार इस डर में आ गई थी कि कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, और कुछ इसी कारण से इमरजेंसी लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय तक छात्र आंदोलन कई देशों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक ताकत रहे हैं। स्पेशली अगर हम यूरोप के संदर्भ में देखें तो यूरोप में कई सारी क्रांतियां हुई हैं जिनमें छात्र आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जैसे कि जर्मनी की क्रांति और रूस की क्रांति। जब हम इन क्रांतियों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन क्रांतियों में छात्र आंदोलन की कितनी बड़ी भूमिका रही थी। फ्रेंड्स, यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 से 1970 के दशक में कई छात्र आंदोलन हुए थे। इन आंदोलनों का कारण था वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध को हमने इसके चैप्टर 2 में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वियतनाम युद्ध को नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वियतनाम युद्ध को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि वियतनाम पर फ्रांस का शासन था, यानी वियतनाम फ्रांस का एक उपनिवेश था। और जब वियतनाम को आज़ाद किया गया तो वियतनाम को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिण वियतनाम। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला करके दोनों देशों को एक करने की कोशिश की, जिस कारण से यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वियतनाम में भेजा और उत्तरी वियतनाम से युद्ध करना शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लगभग अपने 5 लाख से भी अधिक सैनिकों को वियतनाम में भेज दिया। तो एक छोटे से देश में युद्ध को जीतने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा गया, और इस युद्ध में कई हजार अमेरिकी सैनिक मारे गए। साथ में ही जो वियतनाम के जो सिविलियंस थे यानी कि जो आम नागरिक थे जिनका युद्ध से संबंध नहीं था, वो भी बड़ी संख्या में मारे गए। क्या होता था वियतनाम में कि जो अमेरिकी सैनिक थे वो वियतनाम के लोगों को पहचान नहीं पाते थे। वो पहचान नहीं पाते थे कि कौन वियतनाम का सैनिक है और कौन वहाँ का सिविलियन है यानी कि आम नागरिक है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरे के पूरे गाँव पर ही बमबारी कर देते थे। तो इससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए जो कि आम लोग थे। और उधर अमेरिका में युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि वो आएं और सेना में भर्ती लें, और बहुत से युवा सेना में भर्ती भी हो रहे थे। बट जब वियतनाम युद्ध को टीवी और रेडियो के द्वारा यूएसए में दिखाया जाने लगा तो यूएसए के लोगों को वियतनाम युद्ध की असलियत पता चली। उन्हें पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं जो कि निर्दोष हैं, उनका कोई। और जब वियतनाम युद्ध की असलियत को टीवी यानी कि टेलीविज़न और रेडियो पर दिखाया जाने लगा तो अमेरिकी नागरिकों को इस युद्ध की असलियत पता चली। अमेरिकी नागरिकों को पता चला कि किस तरह अमेरिकी सैनिक वहां पर मारे जा रहे हैं, और साथ में ही जो वियतनाम के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यही उठा कि जब वियतनाम से अमेरिका का कोई लेना देना ही नहीं है तो अमेरिका उससे युद्ध क्यों कर रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, और दूसरी ओर वहाँ वियतनाम के लोगों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं।
तो इन्हीं सब कारणों के कारण अमेरिका में भी प्रोटेस्ट होने लगा और छात्र आंदोलन होने लगे। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि ये छात्र आंदोलन कई यूरोपीय कंट्रियों में भी हो रहे थे। फ्रेंड्स, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें पढ़ना है पेरिस छात्र आंदोलन के बारे में, बट इसके बारे में हमें जानना जरूरी था और जो कि हमने जान लिया। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि छात्र सक्रियता के पीछे क्या कारण है, मतलब क्या कारण है जिसके कारण छात्र इतने सक्रिय रहते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे का पहला कारण है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय छात्रों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करता है जिसमें उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समय समय पर कई इवेंट्स होते रहते हैं, कई समय समय पर प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन वगैरह चलता रहता है और स्टूडेंट्स अपनी ग्रुप स्टडी करते हैं और ग्रुप स्टडी में बहुत सारा डिस्कशन होता है। इसके साथ ही जो करंट इवेंट होते हैं उससे भी स्टूडेंट अवेयर रहते हैं। इसके साथ ही छात्र यानी कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो सरकार की नीतियों में क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। तो इन्हीं सब कारणों के कारण जो छात्र होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। जैसे कि अगर हम भारत में ही देखें तो कई यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि JNU, ड्यू। स्पेशली अगर हम JNU की बात करें तो उसके छात्र बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आंदोलन वगैरह करने में, सरकार की नीतियों का विरोध या उसका समर्थन करने में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पेरिस छात्र आंदोलन 1968 की। फ्रेंड्स, 19वीं सदी में लोगों की रुचि आधुनिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसके कारण 19वीं सदी से ही लोगों ने पढ़ने की इच्छा हुई और उन्होंने कॉलेजों वगैरह में एडमिशन लेना शुरू किया, हायर एजुकेशन लेना शुरू किया। इसके साथ ही 20वीं सदी में इसने गति पकड़ी और अब अधिक लोग शिक्षा ले रहे थे। 1960 में फ्रांस में उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की जो संख्या थी वो 1,96,000 से बढ़कर 3,76,000 हो गई थी। बट जो शैक्षिक क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो वित्तीय निवेश था, पैसे का जो निवेश था वो बहुत ही कम था। मतलब ये कि छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या लगातार उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में बढ़ती ही जा रही थी, बट जो वित्तीय निवेश था वो बहुत ही कम था। विश्वविद्यालयों की इमारतों, उनकी आवासीय और शिक्षा के जो क्षेत्र में आवश्यकता थी वो बहुत ही अपर्याप्त थी। मतलब जो विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो फैकल्टी होती है वो अपर्याप्त थी, जिसके कारण छात्रों में असंतोष बढ़ रहा था। तो इसी असंतोष के कारण और सरकार की अन्य नीतियों के कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। 1968 के आंदोलन की शुरुआत छात्र प्रदर्शनकारियों ने की थी। तो 1968 के जो आंदोलन हुआ था उसकी जो शुरुआत थी वो छात्रों ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत नानटेरे परिसर से हुई थी। नानटेरे कैंपस मीन यहाँ पर है यूनिवर्सिटी, ये पेरिस की यूनिवर्सिटी है। नॉनटेरे कैंपस 1962 से निर्माणाधीन था, मतलब ये इसका पूरी तरह निर्माण नहीं हुआ था, हालांकि इसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, बट 1962 से ये निर्माण अधीन था। यहाँ 12,000 छात्रों के आवास अल्प विकसित अवस्था में थे। इसके अतिरिक्त विपरीत लिंग के प्रवेश पर यहाँ पर प्रतिबंध था, मतलब गर्ल्स के लिए अलग आवास और बॉयज़ के लिए अलग आवास, विपरीत लिंग के यहाँ पर प्रवेश पर प्रतिबंध था। इस आंदोलन के जो नेता थे वो थे डैनियल कोहन बेनेडिक्ट। हालांकि इन्होंने औपचारिक रूप से नेता बनना स्वीकार नहीं किया था, बट ये छात्रों को दिशा निर्देश दे रहे थे। इसका ये छात्र आंदोलन 22 मार्च 1968 को शुरू हुआ। 22 मार्च 1968 को लगभग 150 छात्रों ने कुछ कवियों और संगीतकारों के साथ पेरिस विश्वविद्यालय के नानटेरे कैंपस में एक इमारत पर कब्जा कर लिया। मतलब छात्रों ने एक इमारत पर, जो कि नानटेरे कैंपस में थी, उस पर कब्जा कर लिया ताकि इसके कामकाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि नानटेरे कैंपस की कई इमारतें निर्माणाधीन थीं 1962 से ही, तो इसके कामकाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस पर छात्रों ने कब्जा ही कर लिया। इमारत को पुलिस ने घेर लिया इसके बाद, तथा छात्र अपनी इच्छाओं को सार्वजनिक करने के बाद चले गए। मतलब छात्रों ने खुलकर अपनी इच्छाओं को बताया और चले गए वहाँ से। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार के द्वारा एक अनुशासनात्मक समिति का गठन किया गया। इसका काम यही था कि ये प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। इसी बीच मार्च से मई तक पुलिस अधिकारियों और छात्र के बीच संघर्ष बना रहा। इसी बीच 2 मई को नॉनटेरे परिसर को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा।
नॉन्टेरे कैंपस को बंद किए जाने तथा छात्रों के निष्कासन के खतरे के विरोध में पेरिस विश्वविद्यालय के सोरबोन परिसर यानी कि सोरबोन कैंपस में 3 मई को छात्र उठ खड़े हुए। ये दूसरा विश्वविद्यालय था जो कि पेरिस में था। अब इसके छात्र भी विरोध में उठ खड़े हुए। इसके बाद अगले 7 हफ्तों के लिए पेरिस की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गईं। इन 7 हफ्तों को फ्रांस के इतिहास में कुछ इस प्रकार जाना जाता है। इसको इमेजेस के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्रांस के इतिहास में आंदोलन के इन 7 हफ्तों को पुलिस के द्वारा फेंके जाने वाले आंसू गैस के गोलों और सड़कों के झगड़ों के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आप दूसरी इमेजेस भी देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो 1968 की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह से यहाँ पर एक हल्का सा बैरिकेड बना दिया गया है। ये बैरिकेड इसलिए बनाया गया था ताकि पुलिस लाठीचार्ज ना कर सके आंदोलनकारियों के ऊपर। ये आंदोलनकारियों के द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही आप ये इमेजेस देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है या पीटा जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इन 7 हफ्तों के बीच पेरिस में कौन कौन सी घटनाएं घटी। एक छात्र निकाय यूनियन नेशनले डेस एट्यूडिएंट्स डी फ्रांस UNEF और शिक्षक संघ ने 6 मई को नॉन्टेरे और सोरबोन परिसर को बंद करने के खिलाफ मार्च निकालने का फैसला किया। मतलब 6 मई को ये फैसला किया गया यहाँ पर इन संगठनों के द्वारा कि हम मार्च निकालेंगे। 6 मई को मार्च निकाला नहीं गया था, बस फैसला किया गया था, निर्णय लिया गया था। इसके बाद 10 मई को जब मार्च निकाला गया तो पुलिस दृढ़ संकल्प होकर बैठी हुई थी कि हम इनको सोरबोन परिसर में घुसने नहीं देंगे, और पुलिस ने ऐसा किया भी। जब भीड़ सोरबोन परिसर में पहुंचना चाहती थी तब उसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इससे पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। बट थोड़े ही समय बाद प्रदर्शनकारी दोबारा इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बैरिकेड सा बना लिया ताकि पुलिस उनको डंडे ना मार सके। हमने इमेज में देखा था। और प्रदर्शनकारियों को सड़क पर जो भी पत्थर मिले वो पुलिस पर बरसाने उन्होंने शुरू कर दिए, और पुलिस भी पीछे नहीं हटी, जिस कारण से संघर्ष बहुत ही बड़ा होता गया और ये चलता रहा, पूरी रात चला ये। 2 बजे रात को भी उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। और इसी मध्य रात्रि को, जो 10-11 मई की जो मध्य रात्रि थी, उसको फ्रांस के इतिहास में द नाइट ऑफ द बैरिकेड्स के रूप में जाना जाता है। और अब तक छात्रों की संख्या 40,000 हो गई थी। मतलब अब एक बड़ी संख्या में आंदोलन में छात्र शामिल हो गए थे। बट इस बीच पुलिस के द्वारा जो दमन था वो जारी था। जो सरकार के द्वारा जो दमन किया जा रहा था आंदोलनकारियों का, प्रदर्शनकारियों का, वो जारी रहा। 500 छात्रों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब इन घटनाओं को टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा दिखाया जाने लगा तब लोगों की सहानुभूति इन आंदोलनकारियों के साथ हुई और कई संगीतकार और कई बड़ी हस्तियां इस आंदोलन का समर्थन करने लगी और पुलिस की इस कार्रवाई की घोर निंदा की गई। और अब इसमें कई प्रकार के लोग शामिल होने लगे और ये आंदोलन बढ़ता ही चला गया। 2 प्रमुख वामपंथी यूनियन, कन्फेडरेशन जनरल डू ट्रावेल CGT और फोर्स लुव्रियर ने 13 मई को एक दिन हड़ताल का आह्वान किया। इस दिन पेरिस की सड़क पर 10 लाख से अधिक लोगों का मार्च निकला। जैसे जैसे ये विश्वविद्यालयों के दायरे से बाहर होता गया, मई के मध्य से आंदोलन अधिक तेज और कट्टर हो गया। मतलब पहले ये विश्वविद्यालयों तक ही सीमित था। मतलब पहले इसमें बस छात्र ही शामिल थे, बट जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया इसमें कई प्रकार के कार्यकर्ता शामिल होने लगे, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो शामिल होने लगे, और इसमें कई यूनियन भी शामिल होने लगे। तो आंदोलन और अधिक तेज हुआ और कट्टर भी होता चला गया। यूनियन नेताओं ने उच्च मजदूरी की दिशा में आंदोलन को तेज किया। यूनियन नेताओं की मांग थी कि हमें उच्च मजदूरी मिलनी चाहिए मजदूरों को, इसलिए उन्होंने आंदोलन को तेज किया। और जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता थे वो अब सोचने लगे कि हमें सरकार को बदलना चाहिए और कारखानों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, तो वो इसलिए भी आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन को बढ़ावा दिया। एक सप्ताह के भीतर यानी कि 13 मई के बाद से
हड़ताल पर जाने वाले लोगों की संख्या 17 मई को 2 लाख से बढ़कर अगले दिन 20 लाख और 23 मई को 1 करोड़ हो गई। मतलब पहले जो 2 लाख लोग थे वो 20 लाख हुए, फिर 20 लाख से 1 करोड़। मतलब हड़ताल में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो समझ सकते हैं कि ये हड़ताल कितनी बड़ी रही होगी, कितनी बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध हुआ होगा। अब इससे घबराकर डी गॉल जर्मनी भाग गया। अब इसके पीछे क्या कारण था भागने का वो तो कोई निश्चित नहीं, बट हाँ ऐसा कहा जाता है कि कुछ सैनिक सहायता वगैरह लेने के लिए वो जर्मनी गया था। ये डी गॉल फ्रांस का राष्ट्रपति था और जब वो जर्मनी चला गया तो पेरिस की सड़कों पर कुछ आंदोलनकारियों ने मार्च निकाला और ये नारा लगाया कि अलविदा डी गॉल अलविदा, ये नारा लगाया गया। डी गॉल वापस आया और उसने कहा हम देश के विरोधी तत्वों के आगे नहीं झुकेंगे और देश की जो समस्याएं हैं उसे हल करेंगे। और उसने ऐसा कहकर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। नेशनल असेंबली को भंग करने का मतलब जैसा कि भारत में अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो दोबारा चुनाव होंगे, तो ऐसा अगर वहाँ पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए तो वहाँ पर भी दोबारा चुनाव होंगे। और ऐसा हुआ भी, दोबारा चुनाव हुए और डी गॉल की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ था बट वो आंदोलन डी गॉल को हरा नहीं पाया और डी गॉल की जीत हुई। भले ही छात्र आंदोलन हार चुका था बट इस आंदोलन ने फ्रांस की राजनीति पर एक व्यापक प्रभाव डाला, जिससे फ्रांस की राजनीति में कई वैचारिक परिवर्तन आए और वो परिवर्तन आज भी देखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और